हेलो एंड वेलकम टू टॉपर क्रिएशन। तो आज चल रहा है पार्ट 3 और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी हो चुका है SY BCom कॉमर्स सब्जेक्ट। ओके, और एक पार्ट आएगा पार्ट 4 एंड देन वी आर डन विद दिस सेशन। ओके, सो जिसको भी जो कुछ भी देखना है आगे मेरे वीडियोस में वो मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए वो कर सकूँ। मैं इसके बाद सोच रही हूँ लॉ या फिर फाउंडेशन लूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट हो, तो मैं हो सके तो मैं वो कर लूँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे क्लासिकल आज हम कुछ और जो करने वाले हैं वो पीछे या आगे चले गए, यहाँ है। तो आज हम करेंगे फायोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब फायोल प्रिंसिपल जो हमने अगर आपने पार्ट 2 देखा होगा तो उसमें हमने हेनरी फायोल के बारे में जाना था, उसके मैनेजमेंट के बारे में, उसकी बुक उसने बनाया था, वो देखे थे। आज हम उसके प्रिंसिपल देखेंगे और उसके प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज ये SY BCom का चल रहा है, FY BCom वालों को भी ये होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज FY BCom के कॉमर्स सब्जेक्ट में भी ये है, हेनरी फायोल के बारे में है। तो हेनरी फायोल के बारे में तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हर सब्जेक्ट में हर वे में आता ही है। तो हेनरी फायोल इज़ वन ऑफ द मेन, जो याद करो क्योंकि ये आएगा ही। तो इसके 14 पॉइंट्स है, जो पूरे 14 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते। तो वही स्टार्टिंग में लिखा है कि इन 1916 हेनरी फायोल प्रोवाइडेड लिस्ट ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द बुक टाइटल इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम देखें तो जो हेनरी फायोल है, याद रखने के लिए मैं बना रही हूँ, जो हेनरी फायोल है वो कब आया था? 1916 में। ओके, वो 1916 में आया था और उसने एक बुक बनाई जो नाम है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, ये उसने बुक बनाई थी। तो इसको याद रखना है हमें कि हेनरी फायोल नाम का एक आदमी था, HF। ओके, HF था, वो 1916 में पैदा हुआ और उसने बाद में एक बुक बनाई जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। और इस बुक में उसने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखे। कितने? 14 प्रिंसिपल। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मैंने पार्ट 2 में बताया, अभी भी बता रही हूँ कि हेनरी फायोल कब पैदा हुआ आ सकता है, हेनरी फायोल ने कौन सी बुक बनाई है वो आ सकता है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि कितने प्रिंसिपल्स बनाए हैं इसने। तो इसने बनाए हैं 14 प्रिंसिपल्स। कितने प्रिंसिपल? 14 प्रिंसिपल हेनरी फायोल ने बनाए थे। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि 14 प्रिंसिपल हेनरी फायोल ने बनाए थे और उसने ही इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट का बुक बनाया था। ओके, तो आज हम इसी के प्रिंसिपल्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और एक पॉइंट ये है कि इसमें आप कोई भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकते। अगर ये आपको 15 मार्क्स के लिए भी आ सकता है क्योंकि इसमें 14 पॉइंट्स है, और आपको 6-7 मार्क्स के लिए भी ये आ सकता है, पर आपको दोनों में भी पूरे पॉइंट्स इतने पड़ेंगे क्योंकि इसके 14 पॉइंट्स सब इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में पूरा यही लिखा हुआ है कि हेनरी फायोल जो है वो इतनी तारीख को पैदा हुआ था, उसने ये बुक बनाई थी एंड ऑल दैट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विद द प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला, तो ये याद करने के लिए लिखा हुआ है। तो आप ऐसे फॉर्मूलाज भी बना सकते हो। ओके, फॉर्मूला बना सकते हो और आप लोग उसको याद कर सकते हो, बिकॉज 14 पॉइंट्स याद करना इज़ नथिंग तो इम्पॉसिबल नहीं है, पर याद कर सकते हो आप, कैसे भी करके याद कर लो। तो ऐसे जब मैं पढ़ती थी तो मैंने फॉर्मूला बनाया था, तो आप भी इसका कुछ फॉर्मूला बना सकते हो और उसको याद कर सकते हो। ओके, डिवीजन ऑफ वर्क जो इसका पहला प्रिंसिपल है। ओके, तो डिवीजन ऑफ वर्क, द वर्क इज एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट। डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन। तो उसने पहले प्रिंसिपल में ये बताया है कि डिवीजन ऑफ वर्क होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब डिवीजन ऑफ वर्क करते हो तो स्पेशलाइजेशन अच्छे से हो जाता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री है। ओके, जैसे कि मैं बता दूं, ये है हमारी फैक्ट्री। ओके, ये हमारी फैक्ट्री है, ये घर जैसा लग रहा है पर ये हमारी क्या है? फैक्ट्री। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग सो प्लीज़ इग्नोर। ओके, तो ये हमारी फैक्ट्री है। फैक्ट्री में
हमारे बहुत से डिपार्टमेंट्स होंगे, राइट। फैक्ट्री में हमारे बहुत डिपार्टमेंट होंगे। हमारा समझो फॉर एग्जांपल क्लोथ का बिजनेस है तो क्लोथ के लिए टेलरिंग डिपार्टमेंट होता है, आयरनिंग डिपार्टमेंट होता है, डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट होता है। तो जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि आयरन वाला अलग हो गया, ओके, आयरन वाला अलग डिपार्टमेंट है उसके अंदर, फिर इसका जो डिपार्टमेंट है ये है टेलरिंग का डिपार्टमेंट, तू अलग रहे भाई। और इसको बोले कि सॉरी डिस्पैचिंग टीम को बोले तुम अलग हो जाओ। तो ये सारे क्या हो गए, ये अलग हो गए, एक जगह नहीं काम कर रहे, उनके तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए। तो अब क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, एंड डिवीजन ऑफ वर्क होने की वजह से ये तीनों जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे और स्पेशलिटी के साथ काम करेंगे। सो डिवीजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फायोल। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल, authority and responsibility. Fayol stressed that there should be balance between authority and responsibility. Authority is the power given to manager to take decisions. Okay, authority must be equal to responsibility. If authority is more than responsibility, a manager may misuse. तो वो ये बताना चाहता है कि जैसे ही कंपनी में मैनेजर्स होते हैं, राइट, मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, तो उन लोगों को कुछ पावर दिया जाता है, तो वो पावर का उन लोगों ने मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनेजर का काम है, मैनेजर के ऊपर भी कोई होता है, फॉर एग्जांपल बॉस है, तो मैनेजर को जो काम बॉस ने दिया है, फॉर एग्जांपल ये बॉस है और ये मैनेजर है, ओके, ये बॉस, ये मैनेजर, बॉस मैनेजर को बोल रहा है कुछ काम करने के लिए, लेकिन मैनेजर वो काम नहीं कर रहा है, वो किसी और से करा रहा है। ओके, एम्प्लॉई लिख देती हूँ यहाँ, वो करा रहा है एम्प्लॉई से, बॉस ने इसको काम दिया पर ये करा रहा है एम्प्लॉई से क्योंकि इसके पास अथॉरिटी है, एम्प्लॉई मैनेजर को मना नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, ये मिस यूज़ हो गया उसकी अथॉरिटी का। जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको वो बखूबी तरीके से निभाना है। तो यही वो बताना चाह रहा है सेकेंड प्रिंसिपल में अपने को। ओके, थर्ड प्रिंसिपल, Fayol stressed the need for discipline in an organization. Discipline need to flow from top level to lower level in the organization. तो वो बोल रहा है कि डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो टॉप लेवल टू लोअर लेवल तक बराबर होना चाहिए। टॉप लेवल टू लोअर लेवल मतलब टॉप लेवल पहला आएगा बॉस, मैनेजर, एम्प्लॉईज़, मतलब हम स्टाफ बोल सकते हैं उनको, एम्प्लॉईज़ भी बोल सकते हैं, और जो नीचे उसके नीचे जो होता है वो सारे प्यून एंड ऑल। तो ये जो अपर मतलब अपर टॉप लेवल टू डाउन लेवल इनको बोलेंगे, और डाउन टू अप एवरीथिंग शुड बी डिसिप्लिन, मतलब बॉस से लेकर प्यून तक सब लोग डिसिप्लिन से होना चाहिए, और प्यून से लेकर बॉस तक सब डिसिप्लिन होना चाहिए। तो टॉप टू लोअर एंड लोअर टू टॉप एवरीथिंग शुड बी इन वेल डिसिप्लिन, ये बताना चाहता है वो। हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। आगे यूनिटी ऑफ कमांड। A subordinate should receive order from any one superior in turn. The subordinate should report only to one superior. मतलब ये कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी बड़ी होती है उनमें बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, तो बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारी फैक्ट्री थी, इसमें आयरन होता है, टेलरिंग होता है, डिस्पैचिंग होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स होंगे। तो एक ही सुपीरियर बनाओ आप, 10 सुपीरियर मत बनाओ, सुपीरियर मतलब 10 मैनेजर्स मत बनाओ, एक ही मैनेजर बनाओ और उसको ही आप एक सबॉर्डिनेट को काम देने के लिए बोलो। करेक्ट। जैसे कि टेलरिंग डिपार्टमेंट है, टेलरिंग ये हो गया, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ, ये आयरन का डिपार्टमेंट है और ये डिस्पैचिंग का डिपार्टमेंट है। ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग मैनेजर्स होंगे। तो ये जो अलग अलग मैनेजर्स है इन लोगों के सेक्शन में ही सबॉर्डिनेट्स को काम देना है। टेलर वाला भाई तू टेलर वाले एम्प्लॉयज़ को दे, आयरन वाला तू आयरन वालों को दे, और डिस्पैचिंग वाले को डिस्पैचिंग वाले को देना। तीनों अलग अलग रहेगा तो प्रॉपरली सुपरवाइज होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये तीनों डिपार्टमेंट का इसका अलग है, इसका अलग मैनेजर है, इसका अलग मैनेजर है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये तीनों का भी एक ही मैनेजर होता तो क्या अपने सबॉर्डिनेट्स ये नहीं हो जाते, कंफ्यूज नहीं हो जाते कंफ्यूज, वो खुद कंफ्यूज हो जाता। तो सबॉर्डिनेट्स को एक ही सुपीरियर अगर देगा प्रॉपरली तो वो कर सकता है। या फिर ऐसा भी मान सकते हैं हम कि ये तीनों भी, फॉर एग्जांपल ये तीनों मैनेजर है, ये तीनों मैनेजर इस सबॉर्डिनेट्स के पास आ गए और सबॉर्डिनेट को अलग अलग काम देने लग गए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसका करूँ या इसका करूँ। समझ रहे हो? तो यही वो बताना चाहता है कि यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही सुपीरियर हो और वो एक ही सबॉर्डिनेट को काम सौंपे। अगला, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सेम एज यूनिटी ऑफ कमांड।
Subordination of interest of organization should be primary and that of an employee of a group needs to be subordinate. Every employee or a group should work in the interest of the organization and not in their own self interest. जो भी जिसी भी तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के हिसाब से ही काम करना, आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से नहीं काम कर सकते. यही वो बताना चाहते हैं. रेम्यूनरेशन, वेजेस एंड सैलरी शुड बी फेयर. मोर इम्पॉर्टेंटली वेजेस मस्ट बी पेड ऑन टाइम. आप जो भी सैलरी देते हो, आप जो भी वेजेस देते हो, दैट शुड बी प्रॉपर टू द एम्प्लॉयज़. Centralization. Fayol stated that certain matters are to be centralized and other to be decentralized. There is a need to have a proper balance between centralization and decentralization. Centralization involves decision making at top level or at the head office level, and decentralization involves decision making at lower level or at branch level. तो ये बोलना चाहता है सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. दे नीड टू बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब टॉप लेवल टू लोअर लेवल हर जगह के डिसीजंस को मानना चाहिए सबको. ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोअर लेवल है, ये जो क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल ये जो लोअर लेवल की स्टाफ होती है, स्टाफ प्यून, ये लोअर लेवल है, ये नहीं सोचना चाहिए. इन लोगों का डिसीजन भी मानना चाहिए और इन लोगों का डिसीजन भी मानना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली वर्क करना चाहिए. अगला 9 पॉइंट जो है वो है स्केलर्स चेन. इट रिफर्स द लाइन ऑफ कमांड विच फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल. वही. नेक्स्ट ऑर्डर. ये डायग्राम बनाओ बिकॉज ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट पहले लिख दिया, तो आप भी इसको बनाना. ऑर्डर. Fayol stated that there should be order in the organization. He stressed that there should be a place for everything and everything must be in place. मतलब order wise सब कुछ होना चाहिए. Files and all the documents should be properly placed. जो भी हमारा मटीरियल है, जो भी कुछ भी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है वो प्रॉपरली जगहों पर होना चाहिए. इक्विटी. इक्विटी मीन्स सोशल जस्टिस. ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट. मतलब सबको इक्विटी की तरह ये करना है, हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना. 12th पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. एम्प्लॉय शुड नॉट बी केप्ट टेम्पररी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एम्प्लॉय शुड बी गिवन परमानेंट जॉब. तो किसी को भी टेम्पररी बेसिस पे मत रखो, उसको परमानेंट जॉब दो आफ्टर सम पीरियड. ओके. इनिशिएटिव. सुपीरियर मस्ट सेक्रीफाइस हिज ईगो टू एनकरेज इंस्पायर दोज अंडर हिम टू शो इनिशिएटिव. मतलब जो भी उसके सबॉर्डिनेट है, जो भी सुपीरियर है, उसके नीचे जो काम करते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करो. मतलब उसका बोलना यही है कि मोटिवेट करो ताकि वो इनिशिएटिव दिखा सके अपने काम में, ताकि वो मोटिवेटेड रहे अपने काम में. नेक्स्ट इज स्पिरिट डे क्रॉप्स. द सुपीरियर मस्ट एनकरेज स्पिरिट दिस क्रॉप. मतलब टीम स्पिरिट के साथ काम करना है. तो यही है इसका मतलब. ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है. टीम स्पिरिट किसको बोलते हैं, तो ये आपको लिखना है स्पिरिट डी क्रॉप्स. स्पिरिट दिस क्रॉप इज टीम स्पिरिट. समझ में आ रहा है. सो दिस आर दी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फायोल. और उसने ये इसलिए बनाया है ताकि जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली हो सके, तो उसने इस वजह से प्रिंसिपल्स लिखे. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूँगी. स्टे ट्यून फॉर 4th पार्ट. और मैंने जैसे ही बोला है कि आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन. सो बिफोर गोइंग जस्ट क्लिक द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन एंड बेल को भी क्लिक कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि जब भी मेरा वीडियो आएगा. और जाने से पहले वही करना है आपको. और थैंक यू.